हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग मू विलेज पहुंच गया था जहां उसका सामना वांगजी से हुआ था। वांगजी जब वियिंग के हाथ पर चोट देखता है तो वो अपनी 2 फिंगर्स उसकी पल्स पर रखता है और धीरे धीरे वो कट बंद होना शुरू हो जाता है। वियिंग उसे देखकर कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो मैजिक कर सकते हो। वांगजी अब उससे कहता है, तुम्हें मास्क पहने रहना चाहिए, मैं यहाँ मुशन्यू को ढूंढने के लिए आया था। तो अगर तुम इसी तरह मास्क में मेरे साथ बाहर चलोगी तो उन्हें लगेगा कि मुशन्यू ही मेरे साथ जा रहा है। वहीं गुस्से कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम कह रहे हो कि हमें झूठ कहना चाहिए? माय गुडनेस गगा, तुम तो बदल गए हो। एक समय ऐसा आएगा जब तुम देर रात तक जागने लगोगे, खाते खाते बातें करोगे और जगहों पर भागना शुरू कर दोगे। तुम ऐसे कैसे हो गए लांग वांगजी? शायद इसका क्रेडिट मुझे जाता है। वांगजी उससे कहता है, रिडिकुलस। वहीं हंसने लगता है। अब वो एक्साइटेडली खड़े होते हुए कहता है, लंजा, अब तुम भी मुझे अपनी दुनिया दिखाओ। हालांकि तुम चिंता मत करना, मैं तुम पर कोई बोझ बनकर नहीं रहूंगा, मैं बदले में तुम्हारी मदद करूंगा। वांगजी उससे कहता है, वयिंग, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखाने में। वयिंग कहता है, ग्रेट, तो अब चलो ना, मैं इस रूम से पक चुका हूँ, मैं घंटों से यहाँ बंद हूँ। वयिंग वांगजी को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता है पर वांगजी हिलता नहीं है। वांगजी उससे कहता है, वयिंग, तुमने कपड़े नहीं पहने हैं। वयिंग अपनी तरफ देखता है तो वो वांगजी से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने ये रेड रोब्स पहने हुए ही तो हैं। वयिंग ने जो रोब्स पहने हुए थे वो अंडर रोब्स थे जो उसे काफ़ी लूज थे। नेक पर ओपनिंग थी जिससे उसकी चेस्ट क्लियरली शो हो रही थी और उसकी बेयर स्किन वांगजी को दिख रही थी। वांगजी उससे कहता है, ये अंडर रोब्स हैं। वयिंग उससे पूछता है, अंडर रोब्स? इसका मतलब इसके ऊपर मुझे और भी लेयर्स पहननी होंगी। लंजा, ऑलरेडी ये रोब्स इतने हैवी हैं, अगर तुमने मेरे ऊपर एक और लेयर डाल दी तो मैं पक्का गिर जाऊंगा। वांगजी वयिंग के रोब्स उठाते हुए और उसे पहनाते हुए कहता है, ये केवल 3 लेयर्स और हैं, मैं 6 लेयर्स पहनता हूँ। वयिंग रिपीट करते हुए कहता है, 6 लेयर्स? पर क्यों? क्या ये कोई तरीका है अपनी इज्जत बचाए रखने का? मैं समझ सकता हूँ लंजा, तुम्हारे ऊपर लोगों की बहुत नज़र रहती होगी। अगर तुम्हारा कोई लवर होगा तो वो तो तुम्हारी 6 लेयर्स निकालते निकालते ही थक जाएगा। ऐसा कहकर वयिंग हंसने लगता है पर वांगजी उसकी टीजिंग को इग्नोर करते हुए कहता है, ये सेक्ट के रूल्स हैं। हालांकि लवर वाली बात सुनकर उसके ईयर्स काफ़ी रेड हो गए थे। वयिंग उससे कहता है, ठीक है लंजा, मैं समझ गया। वांगजी उससे पूछता है, तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो? वयिंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं लंजा, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं कुछ पैक कर पाता, पर मैंने अपने साथ बेंचिंग की दी हुई फर्स्ट एड किट रख ली थी क्योंकि उस पर्सन ने कहा था कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, इसलिए मुझे लगा कि शायद इसकी कोई ज़रूरत पड़ जाए। और मैं कुछ नोटबुक्स भी रख लाया था जस्ट इन केस। और हाँ, मेरा सेल फ़ोन मेरी जीन्स में होगा। हालांकि शायद वो सेल फ़ोन यहाँ काम ना करे। क्या यहाँ 5G है लंजा? ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वो अपने पास से सारे आइटम्स निकालकर वांगजी को दे देता है और वांगजी उन्हें अपने बैग में रख लेता है। उसके बाद वांगजी पूरे रूम की तलाश में लग जाता है। पूरे रूम में जगह जगह पर काफी सारे पेपर्स और तालिस्मान्स पड़े हुए थे जिन्हें देखकर वांगजी सोचने लगता है, क्या ये मुशन्यू सच में पागल है जैसा कि लोग कहते हैं? तभी वांगजी को वहाँ एक नोट दिखता है जिस पर लिखा हुआ था, तुम अब जा सकते हो। वयिंग भी उस नोट को देखकर कहता है, क्या उस मुशन्यू को मेरे लिए भेजा गया था? वांगजी कहता है, हाँ शायद हो सकता है। वांगजी वयिंग को खींचकर ले जाने लगता है। वो उसे बताना चाहता था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, पर यहाँ नहीं, कहीं और जहाँ सब लोगों की नज़रें उन पर ना हो। वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वयिंग ने अभी भी मास्क पहना हुआ था। वांगजी जब वयिंग को बाहर लेकर आता है तो लेडी मो उससे पूछती है, मास्टर लैन, आप इस लड़के को अपने साथ कहाँ लिए जा रहे हैं? वांगजी कहता है, मैं यंग मास्टर मो को अपने साथ क्लाउड रिसेस ले जा रहा हूँ। लेडी मो का बेटा जिसका नाम मो जियोन था वो आकर खड़ा हो जाता है और वांगजी से कहता है, आप इसे ले जा रहे हैं जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ये क्लाउड रिसेस में क्या कर पाएगा? तभी वांगजी उससे कहता है, क्या तुम ही हो वो जिसने उस पर हमला किया था? वो जियान एकदम घबरा जाता है और वांगजी से कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वैसे भी ये पागल है। वो यूं हंसते हुए कहता है, हाँ शायद मैं पागल हूँ, क्या मैं लोगों को दिखा दूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? वांगजी वयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं मुशन्यू को अपने साथ ले जा रहा हूँ और ये यहाँ वापस नहीं आएगा।
हालांकि वो मन में सोच रहा था जब रियल मुशन्यू वापस आ जाएगा तो शायद लोग उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, पर फिलहाल वो वियिंग को यहाँ नहीं छोड़ सकता था। ये सब सुनने के बाद मो जियान कहता है, मास्टरलैंड, मुशन्यू एक कट स्लीव है, उससे भला आपको क्या हासिल हो पाएगा। वांग जी इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता, पर वियिंग जो पास में खड़ा ये सब सुन रहा था उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई थी। वांग जी उन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो सीधा वियिंग को वेस्ट से पकड़ता है और अपनी तलवार के थ्रू वहाँ से उड़ जाता है। वो लोग वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाते। वांग जी उसे उसी टाउन में लेकर आता है जहाँ वो पहली बार मुशन्यू से मिला था। वो वियिंग के लिए फूड ऑर्डर कर देता है। खाना खाते खाते अचानक वियिंग उससे पूछता है, तो लंजा, इन दिनों क्या क्या किया तुमने। पर तभी वो खुद से कहता है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, मैं रूल तोड़ रहा हूँ, पर प्लीज़ सिर्फ इस बार रूल तोड़ने दो लंजा, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ और तब तक का वेट नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरा खाना खत्म होगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारा खाने वाला हूँ। तो प्लीज़ तुम मुझे बताओगे कि यहाँ एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वांग जी वियिंग से कहता है, मैं एक तरीके की बीमारी को लेकर तुम्हारी मदद चाहता हूँ वियिंग, अगर तुम उसे ठीक से समझ पाओ तो। वियिंग उससे पूछता है, क्या तुम बीमार हो? किस तरीके की बीमारी है लंजा? अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है तो तुम। इससे पहले कि वियिंग कुछ और कहता, वांग जी उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, ये किसी और की बीमारी है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड है। अगर मैं बीमार होता तो हम दोनों यहाँ तक उड़कर नहीं आ पाते। वियिंग पूछता है, स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड? इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? वांग जी कहता है, वीकनेस, बेहोशी आ जाना। इस बीमारी की प्रोग्रेस पेशेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी पर डिपेंड करती है। यहाँ आने से पहले मैं चेंगी से लौट रहा था। वहाँ के सेक्ट लीडर जिनका नाम नी म्यूंगजे था, इसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। वियिंग वांग जी से पूछता है, जिन लोगों में भी ये बीमारी मिल रही है, क्या उनके बीच तुम्हें किसी तरीके के कनेक्शंस दिखे हैं? वांग जी कहता है, थोड़े बहुत। वियिंग कहता है, फिर तो ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, पर फर्स्ट हमें उन लोगों से बात करनी होगी जो भी उन बीमार लोगों के कांटेक्ट में आए हैं। वांग जी वियिंग को सारी बातें बता देता है, जिन गुंगशा और जिन रोसोंग की मौत के बारे में, उसके बाद पूरी चैंग क्लैन की मौत के बारे में, किन परिस्थितियों में उसे चिंघे जाना पड़ा था और वहाँ जाकर नी मिंगजे की मौत भी हो जाती है, और फाइनली वो अपने फादर और अंकल के बारे में भी बता देता है जो क्लाउडसिस में इस बीमारी से पीड़ित हैं। वांग जी वियिंग से पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुँच गया। वियिंग उसे बताता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है लंजा। मैं कैफ़े में था जब मुझे म्याम्या का मैसेज मिला। मैसेज में लिखा हुआ था कि कैंपस में कोई आया हुआ है जो चाइनीज़ में कुछ बोले जा रहा है और मेरा नाम ले रहा है, जिस वजह से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैं तुरंत वहाँ पहुँच गया। म्याम्या को लग रहा था कि शायद वो कोई मेरा रिलेटिव होगा। जब मैं उसके पास पहुँचा, किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपार्टमेंट ले गया। उसने मुझे बताया कि उसका नाम मुशन्यू है, वो तुम्हारा एक दोस्त है और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो तुम्हें पता ही है। ओ माय गॉड लंचा, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ, इसका मतलब वो मुशन्यू मेरी दुनिया में होगा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो ठीक होगा? वांग जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो शांत ही रहता है। वियिंग कहता है, ये सब कुछ तो एक मैस की तरह लग रहा है। वांग जी उसे इतना वरिड होते हुए पूछता है, क्या तुम अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हो? वियिंग कहता है, नहीं लंचा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। वियिंग अपने लिए थोड़ी वाइन भी ऑर्डर कर लेता है। जब वो दोनों साथ में खाना खा लेते हैं, वांग जी उससे कहता है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए वियिंग, काफ़ी लेट हो गया है, तुम थक भी गए होंगे। ये बात बिल्कुल सच थी, वियिंग बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वांग जी होटल में रूम्स के लिए पूछने के लिए जाता है, पर होटल ओनर कहता है, सॉरी, इस वक्त तो कोई रूम खाली नहीं है। आसपास की किसी इन में भी रूम खाली नहीं होगा, क्योंकि नी मिंगजे की मौत पर काफ़ी लोग रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे और सब लोग इन्हीं रूम्स में ठहरे हुए हैं। वांग जी को रियलाइज़ होता है कि उसे पहले ही एक रूम बुक कर लेना चाहिए था। तभी वो होटल ओनर कहता है, पास ही में एक जगह है, वहाँ शायद बेड मिल सकता है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, पर मुझे नहीं पता कि उस तरीके की जगह आप लोगों के लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं। वांग जी उससे कहता है, थैंक यू, और वो वियिंग को लेकर वहाँ चला जाता है। जब वो दोनों पास वाली जगह पहुँचते हैं तो वो एक ब्रॉथल थी। वियिंग वांग जी से कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम मुझे एक ब्रॉथल में लेके आए हो गगा, हाउ डर्टी। वियिंग ये सारी बातें
टीजिंग टोन में कह रहा था, पर वांगजी क्लियरली देख सकता था कि वुयिंग की नेक और उसके ईयर्स बुरी तरह लाल पड़ गए थे। ब्रॉथल की जो ओनर थी वो एक वुमन थी। वो वुयिंग के पास आकर कहती है, माफ़ करिएगा मास्टर्स, पर आप लोगों को कहीं और रूम खाली मिलेगा भी नहीं। अगर आपको रुकना है तो यहीं रुकना होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये जगह काफ़ी सेफ है। रात के अंधेरे में बाहर घूमने फिरने से तो अच्छा है कि आप लोग यहाँ रुक जाएं। वांगजी को पता था कि वुयिंग बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उसे एक प्रॉपर बेड की ज़रूरत है। वुयिंग के बारे में सोचकर वो उस लेडी से कह देता है, मैं रूम बुक करना चाहता हूँ, पर केवल रूम्स और कुछ नहीं। वो लेडी एक टीजिंग वॉइस में कहती है, ऑब्वियसली आप दोनों साथ में आए हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत तो होगी ही नहीं, पर हमारे पास रूम्स नहीं है, केवल एक रूम है। वांगजी पूरी कोशिश करता है कि उसके फेस पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस ना आए। दूसरी तरफ वुयिंग मुस्कुराए ही जा रहा था। उन दोनों को जो रूम मिला था वो काफ़ी छोटा था, जिसमें एक बेड और बाथटब था। एक मेड वहाँ आकर पूछती है, क्या आप लोगों को बाथ के लिए पानी की ज़रूरत है? वांगजी हाँ में सिर हिला देता है। कुछ मेड आकर उनके बाथटब को हॉट वाटर से फिल कर देती हैं। बाथटब जब फिल हो जाता है, वांगजी दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। बाथटब के पास कोई प्राइवेसी स्क्रीन नहीं थी। हालांकि यह देखकर उन्हें कोई सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग ब्रॉथल में थे। वांगजी वुयिंग की तरफ देखता है। वुयिंग भी ऑकवर्डली उससे कहता है, लंजा तुम बाथ ले सकते हो, मैं वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ तो मैं सो ही जाता हूँ। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग तुम्हें नहा लेना चाहिए। वुयिंग भी अपने कपड़ों की तरफ देखता है जो काफ़ी डर्टी हो गए थे जब से मो जियाओन ने अपने लोगों के साथ मिलकर उसे किक किया था। वुयिंग वांगजी से कहता है, फाइन, शायद तुम ठीक कह रहे हो। क्या तुम प्लीज़ दूसरी तरफ देख सकते हो जब तक मैं अनड्रेस हो जाता हूँ? वांगजी बिल्कुल ऐसा ही करता है। हालांकि वुयिंग के कपड़े निकालने की आवाज़ें और जैसे जैसे वो बाथटब की तरफ जा रहा था, ये सारी आवाज़ें वांगजी को सुनाई दे रही थी। वो खुद को बुरी तरह कंट्रोल कर रहा था पीछे मुड़कर ना देखने से। वुयिंग जब बाथटब में पहुंच जाता है तो वो वांगजी से कहता है, ऑलराइट, मैं बाथटब में हूँ लंजा। मैं इतना डिसेंट तो दिख ही रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ देख सको। हमें एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना होगा अगर हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं तो प्लीज़ वॉल को देखना बंद करो, मुझे तुम पर विश्वास है। वुयिंग कंफर्टेबली बाथटब में लेट जाता है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, लंजा तुम बिल्कुल सही थे, मुझे इस बात की ज़्यादा ज़रूरत थी, बेड से भी ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अपने घर तो मैं हमेशा केवल शावर ही लेता हूँ, इस तरह बाथटब में कभी भी नहीं। वांगजी सिर्फ कहता है, ये दिखाने के लिए कि वो वुयिंग की बातों को सुन रहा है। हालांकि उसकी नज़रें केवल वुयिंग की बॉडी पर थीं। वुयिंग की बॉडी पर एक जले का निशान था जो एक ब्रांड की तरह दिख रहा था। वांगजी उस निशान के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार वुयिंग को किसने हर्ट किया होगा। शायद बाद में उसे मौका मिल पाएगा इस बारे में पूछने का। वुयिंग को बाथटब में ही नींद आने लगती है। तभी वांगजी उससे कहता है, वुयिंग बेड पर सो जाना। वुयिंग कहता है, मैं यहीं सो जाऊंगा लंजा, यहाँ मुझे बहुत कॉम्फी फील हो रहा है, तुम बेड पर सो जाओ। वांगजी उसे डांटते हुए कहता है, तुम बीमार हो जाओगे। वुयिंग कहता है, लंजा प्लीज़ ना, मुझे पानी में ही सोने दो। वांगजी एक बार फिर वार्निंग देते हुए उसका नाम लेता है तो वुयिंग कहता है, ठीक है मैं उठ रहा हूँ। जैसे ही वुयिंग कपड़े पहन लेता है, अचानक उन दोनों के बीच में एकदम साइलेंस हो जाता है, क्योंकि पूरे रूम में केवल सिंगल कैंडल की वजह से ही रोशनी आ रही थी। दोनों बेड के इधर उधर खड़े हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। ऑकवर्ड साइलेंस को ब्रेक करते हुए वुयिंग कहता है, लंजा ये सब कुछ बहुत स्टूपिड लग रहा है, हम पहले भी तो बेड शेयर कर चुके हैं ना। अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं फ्लोर पे सो जाता हूँ, बस मुझे पिलो और ब्लैंकेट दे देना। तभी वांगजी उससे कहता है, नहीं, हम दोनों बेड शेयर कर लेंगे। वुयिंग वांगजी से कहता है, श्योर, हम दोनों शेयर कर लेंगे। हालांकि उसकी आवाज़ कपकपा रही थी। बेड के एक किनारे पर वांगजी लेट जाता है और दूसरे किनारे पर वुयिंग। वांगजी कैंडल्स को बुझा देता है और वुयिंग उसे गुड नाइट विश करता है। रात के वक्त वुयिंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं प्लीज़ रुक जाओ। पैनिक होते हुए वांगजी उठता है। वो देखता है कि वुयिंग नींद में चिल्ला रहा है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। पूरे रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वांगजी वुयिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे ज़ोर से हिलाता है, पर वुयिंग अभी भी चिल्लाए ही जा रहा था। वांगजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वो बिना किसी हेजिटेशन के वुयिंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बुरी तरह हग कर लेता है।
वो उससे कहता है वयिंग जाग जाओ, तुम बुरा सपना देख रहे हो। वयिंग धीरे धीरे अपनी नींद से जागता है और कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है लंजा। जब वो पूरी तरीके से होश में आ गया था तो वो नोटिस करता है कि वो वांग जी की गोद में था। वो उसे पुश करते हुए कहता है आई एम सॉरी लंजा, पर वांग जी उसे और भी टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है वयिंग ऐसे ही रहो। वयिंग कहता है शिट लंजा, ये सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैंने तुम्हें जगा दिया बस एक बुरे सपने की वजह से। मैं सच में कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे फ्लोर पर ही सोना चाहिए था। पर वांग जी उसके बालों में अपना हाथ फेराते हुए कहता है वयिंग कोई बात नहीं। वयिंग उससे कहता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आते हो गगा। ये एक ऐसा मोमेंट था जिस वक्त वांग जी बहुत घबरा रहा था क्योंकि उसके अंदर का वाइल्ड एनिमल जाग रहा था, पर वयिंग उसके इतना नज़दीक था और कपकपा रहा था। वांग जी उसे अपनी वार्मथ देना चाहता था जो वयिंग डिज़र्व करता है। वो वहीं बेड पर लेट जाता है और वयिंग का सिर अपनी चेस्ट पर रख लेता है। धीरे धीरे वो उसके बालों को सहलाते हुए कहता है सो जाओ वयिंग, तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इस तरह कुछ टाइम बाद वयिंग को नींद आ जाती है। मॉर्निंग में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। वांग जी की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वयिंग उससे बुरी तरह चिपक कर लेटा हुआ था। वांग जी को अब उठना था क्योंकि ऑलरेडी उनके दरवाजे पर 2 बार नॉक हो चुका था, पर वांग जी वयिंग को नींद से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कुछ टाइम तक वांग जी ऐसे ही लेटा रहता है। धीरे धीरे फाइनली वयिंग की आंखें खुलने लगती हैं। वयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है लंजा। वयिंग की ब्रीदिंग वांग जी को अपनी नेक पर फील हो रही थी। वांग जी भी उससे कहता है वयिंग। जैसे ही वयिंग पूरी तरीके से नींद से जाग जाता है वो शॉक्ड होते हुए पीछे हट जाता है। वो इतनी बुरी तरह पीछे होता है कि सीधा बेड से नीचे ही गिर जाता है। वांग जी उसे उठाने के लिए आ ही रहा होता है, तभी वयिंग हंसते हुए कहता है सॉरी लंजा, मैंने तुम्हें अपना बेड ही बना लिया था। वो बाहर झाँक कर देखता है तो काफ़ी लेट हो चुका था। वो वांग जी से पूछता है तुम तो जल्दी उठ जाते हो ना लंजा, तुम तब से बेड में ही थे, मेरी वजह से तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम्हें कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं। वयिंग कहता है ये तो तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो लंजा, नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह कभी भी होगा मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा क्लिंगी बनने की कोशिश करूं तो प्लीज़ मुझे बता देना। वांग जी इस बात पर सिर्फ कह देता है। उसके बाद वो दोनों दिन के लिए तैयार होना शुरू कर देते हैं। आफ्टरनून के समय वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोगों से और भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लंबे समय तक चलने के बाद वयिंग वांग जी से कहता है लंजा, तुम थके नहीं हो क्या, मैं तो गर्मी की वजह से मर रहा हूँ। पर वांग जी उससे कहता है मैं ठीक हूँ। वयिंग देखता है कि वांग जी सच में एकदम टायर्डलेस लग रहा था। वो उससे कहता है लंजा, इतना चलने के बाद भी तुम इतने हैंडसम कैसे दिख सकते हो, तुम्हारे फेस पर कहीं से भी टायर्डनेस नहीं दिख रही है, गॉड ने मेरे साथ चीटिंग की है। वांग जी सिर्फ कहता है। वो वयिंग की तरफ देखता है तो उसका फेस स्वेट की वजह से शाइनी लग रहा था और बहुत लाल भी पड़ गया था। बाल थोड़े थोड़े गीले हो गए थे जो उसके फोरहेड तक आ रहे थे। वयिंग की स्वेट की कुछ बूंदें उसकी नेक तक आ रही थी जो वांग जी को दीवाना बना रही थी। उसे ये एक्सेप्ट करते हुए एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, पर वो वयिंग को उस जगह बाइट कर लेना चाहता था और लिक करना चाहता था। वो तुरंत वयिंग से अपनी नजरें हटा लेता है। कुछ दूरी आगे चलने के बाद उन लोगों का सामना एक ट्रैवलर से होता है जिससे वो उस बीमारी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रैवलर कहता है ये बहुत अजीब है ना, कल्टीवेटर्स कभी भी इस तरह बीमार होकर नहीं मरते। बाइशू टेम्पल में जो भी कुछ हुआ वो बहुत हॉरिबल था। वयिंग तुरंत पूछता है बाइशू टेम्पल। वो ट्रैवलर कहता है मुझे भी उस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मुझे अपने सिस्टर के हस्बैंड से पता चला था क्योंकि वो वहाँ कुछ डिलीवरी के लिए गया हुआ था। उसे पता चला कि 5 दिन पहले उस प्लेस में जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। वांग जी और वयिंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांग जी पूछता है उसे कैसे पता चला कि उन लोगों को यही बीमारी थी। वो ट्रैवलर कहता है वो काफ़ी शॉर्ट दिख रहा था, तुम लोग चाहो तो उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो। वो सई टाउन में एक मर्चेंट है, उसका नाम पेंगशू है। वयिंग वांग जी से कहता है लंजा, हमें इस पेंगशू से बातें करनी चाहिए। वांग जी भी हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वो दोनों सई टाउन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही थी वयिंग को बहुत खुशी हो रही थी
उसे कभी पर्पल फ्लावर्स दिख रहे थे, कभी ब्लू विंग्स वाले बर्ड्स दिख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए वांगजी से कहता है, लंजा ये सब कुछ इतना क्रेजी है क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा सपना भी आया करता था। वांगजी उससे पूछता है, कैसा सपना? वुयिंग कहता है, एक बहुत ही प्यारा सपना। मैं एक बेबी था जो एक मैन के शोल्डर्स पर हमेशा राइड किया करता था। उसने भी वाइट कलर के कपड़े पहने थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पास ही में एक वुमन थी जो एक डंकी पर बैठी हुई थी। वो शायद मेरी मॉम थी। ये सारी रोड्स, ये सारी दुकानें मुझे उसी सपने की याद दिला रही हैं और कनेक्टेड फील करवा रही हैं। वांगजी वुयिंग की तरफ ही देखता रहता है। फाइनली वो दोनों सही टाउन पहुंच चुके थे। आसपास के लोगों से उन्हें पता चलता है कि पेंगशु एक सिल्क मर्चेंट था। टाउन के बिल्कुल बीचों बीच उसकी दुकान थी। जैसे ही वुयिंग और वांगजी वहां पहुंचते हैं, पेंगशु उनका स्वागत करता है। वुयिंग को सब लोग मुशन्यू ही समझ रहे थे। पेंगशु उन लोगों को अपनी वाइफ बेई से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। बेई उन लोगों के लिए सिल्क दिखाने वाली होती है। तभी वांगजी कहता है, हम यहाँ सिल्क खरीदने नहीं आए हैं, हम आपसे बेइशु टेम्पल के बारे में जानने आए हैं। पेंगशु कहता है, मैं अक्सर डिलीवरी के लिए बेइशु टेम्पल जाता रहता था, पर इस बार जब मैं टेम्पल गया तो वहाँ एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरी तरीके से खाली है। मैं बाहर बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा पर कोई नहीं आया। कुछ टाइम बाद फाइनली कोई वहाँ आया जो बहुत डरा हुआ दिख रहा था। जब वो इंसान मुझे टेम्पल के अंदर ले गया, मैं बुरी तरह घबरा गया था क्योंकि सब लोग मर चुके थे। वहाँ केवल डेड बॉडीज थी। मैं तुरंत वहाँ से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं घर आ गया था। वुयिंग पूछता है, जो पर्सन तुम्हें अंदर ले गया था वो कैसा दिखता था? पेंगशु कहता है, वो एक यंग लड़का था। वो टेम्पल में लंबे समय से रह रहा था। मैं उसे जानता हूँ। वो बोल नहीं सकता और ना ही सुन सकता। उस लड़के का नाम आलिन था। शायद आप लोगों को उससे कुछ जानकारी मिल सके। उसकी हालत देखकर मैं उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया था। वांगजी पूछता है, क्या हम उससे बात कर सकते हैं? पेंगशु कहता है, हाँ बिल्कुल। वो बोल नहीं सकता पर वो लिख सकता है। वांगजी वुयिंग से कहता है, वुयिंग तुम उससे बात करना। वुयिंग पूछता है, क्या तुम श्योर हो? वांगजी कहता है, हाँ। वुयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा तुम स्कैरी नहीं हो, चिंता मत करो, वो तुमसे भी बात कर लेगा। आलिन को जब बाहर लाया जाता है तो वो बुरी तरह रो रहा था। वो उन लोगों की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वांगजी पूछता है, क्या हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं? पेंगशु कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी डीपेस्ट कंडोलेंसेस हैं आपके फादर के लिए। ये सुनते ही वांगजी एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसका दिल जैसे एकदम रुक जाता है, बॉडी एकदम फ्रोजन हो जाती है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।